हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, वो बेसिकली इस तरह से हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है कि बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा और इन एरिया से पूछेगा कि बेटा जो एक सर्टेन एरिया होता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का पोर्शन होता है, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे बोर्ड पूछता है एग्जामिनेशन के अंदर, जो मुझे लगता है कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं आपको बताना, वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मैं जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहा हूँ बोर्ड का, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना। और जहाँ तक सवाल है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, तो मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर सारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ बता दिए थे, जहाँ पे आप वन शॉट रिवीजन देख के आप पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन इसलिए लिख रखा है कि बेटा कि सॉल्यूशन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि कैसा क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए, क्या मतलब होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटर भी बना लेता हूँ। Refer to the given diagram, give relationship between N1 and N2 in each case। बेटा ये 3 डायग्राम गिवन है और इसमें आपको N1 और N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी है ना। रिलेशनशिप का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए ये रे आ रही है तो N1 से आ रही है और N2 में जा रही है ना। अब देखिए रे अपने पाथ से डिविएट नहीं कर रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन अगर आप देखें तो 0 हो गया। इसका मतलब N1 और N2 क्या हो गए, बराबर होंगे, यानी कि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बराबर होते हैं तो बेटा रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड एट ऑल, है ना। ये इसका आंसर रीजन के साथ मैंने गिवन है। अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड वाले डायग्राम के अंदर आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा कि डेंसर मीडियम में जब रे जा रही है, यानी कि N2 डेंसर मीडियम हो गया, तो रे क्या कर रही है, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल कर रही है। इसका मतलब N2 डेंसर हो गया और N1 रेरर हो गया, तो यानी कि N2 की वैल्यू N1 से बड़ी हो जाएगी, है ना। तो जब रे बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी तो बेटा उस कंडीशन में N2 N1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो डेंसर मीडियम हो जाएगा N2। और यहाँ पे आप देखिए N1 से आके N2 में जा रही है और बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कर रही है, यानी कि N2 यहाँ पे रेरर मीडियम हो जाएगा, तो इसका मतलब N2 की वैल्यू N1 से कम हो जाएगी। ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन ऐसे डायग्रामेटिकली आपको दे के बोर्ड पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन खासकर कहाँ पे आते हैं बेटा, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पार्ट में, जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल से रिलेटेड जो होता है, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जो पोर्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन से रिलेटेड है, ये भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। और मेनली रिफ्रैक्शन के अंदर बेटा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। बेटा देखो ध्यान दो, ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी कि डेंसर टू रेरर जा रहा है। बेटा ध्यान रखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी। तो ग्लास से एयर में जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR या क्रिटिकल एंगल की बात होगी ज़रूर। Find the angle of incidence for the angle of deviation is 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन क्या गिवन है, 90 डिग्री।
कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन जो है नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, और ऐसा क्वेश्चन आप जब पहली बार देखते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे करना है। देखो बेटा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आ सके कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करना है। सबसे पहला काम ये करेंगे, चूंकि रे ग्लास से एयर में आ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको पता है कि फॉर्मूला साइन सी इज इक्वल टू 1/a/μg है ना। तो ये बराबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 हो गया। तो साइन आई सी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, कई बार इसको हम सी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर 1/1.5.667 हो गया। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो आपने निकाली वो 41.8 डिग्री आई। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वैल्यू से हम एंगल कैसे निकालेंगे। बेटा आपको निकालना नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, और नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए पेपर के अंदर ये वैल्यू गिवन होगी, है ना। तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ऐसे करके लिख देगा जैसे कि साइन इनवर्स, ऐसे करके लिख देगा कि साइन इनवर्स ऑफ कितना 0.667 इज इक्वल टू 41.8 डिग्री, ऐसे करके क्वेश्चन में ही दे देगा वो। तो इसलिए आपको ये एंगल कैसे निकालना है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, अब आपको क्या पता चला कि ये तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया। ध्यान रखिए ये क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल। अब मैक्सिमम डिविएशन अटेनेबल इन रिफ्रैक्शन। देखो बेटा दो चीजें हो सकती हैं, एक कि रे बाहर आ गई यानी कि ग्लास से एयर में आ गई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ग्लास से वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके उसी मीडियम में जा सकती है। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में ये एंगल बेटा क्रिटिकल एंगल होगा। तो बेटा ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल के साथ रे जो बना रही है ना, तो ये आप देखिए रे का ओरिजिनल पाथ हो गया ना, ये देखिए रे का ओरिजिनल पाथ हो गया, यानी कि रे विदाउट डिविएशन अगर जा रही है तो वो इस पाथ से जाएगी। ठीक है, तो ये रे का ओरिजिनल पाथ हो गया, इसलिए मैंने डॉटेड आगे एक्सटेंड कर दिया है ताकि आपको आइडिया लगे कि ये रे का ओरिजिनल पाथ है। तो ये आपका ये भी सी हो जाएगा जो कि 41.8 हो जाएगा। तो बेटा ये एंगल जो होगा ये डिविएशन एंगल होगा। तो मैक्सिमम डिविएशन कितना हो सकता है रिफ्रैक्शन में, ध्यान रखिए मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन के केस में। तो जब रे डेंसर से रेयरर आएगी तो वो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। तो मैक्सिमम डिविएशन के लिए रे क्या कर सकती है, सरफेस को ग्रेज करती हुई जा सकती है। बात समझ में आ गई। तो ये एंगल मैक्सिमम डिविएशन मिल सकता है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो ये एंगल मैक्सिमम डिविएशन होगा जो कि 90 माइनस IC जो कि 48.2 डिग्री होगा। यानी कि अगर रे रिफ्रैक्ट करके ग्लास से एयर में जाती, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, अगर रिफ्रैक्शन होता तो मैक्सिमम पॉसिबल डिविएशन जो मिलता वो 48.2 डिग्री का मिलता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ डिविएशन इज 90 डिग्री, यानी कि इससे बहुत ज्यादा है। वो तभी पॉसिबल है जब रे क्या करे, रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके इसी मीडियम में ये वापस चली जाए। बात समझ में आ गई। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल पाथ हो गया, यानी कि एक्चुअली में रे बाहर नहीं आ रही है बल्कि क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, और उस स्थिति में ये एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा डेल्टा। ये देखिए रे का ओरिजिनल पाथ हो गया और रे अब इस पाथ से जाने लग गई, तो अब जो डेल्टा हुआ वो ये पूरा आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा डेल्टा हो जाएगा अब, जो कि गिवन है कितना, 90 डिग्री। और बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में
देखिए TIR यानी कि रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जब डिविएशन की बात करेंगे तो बेटा वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला 180 माइनस 2i होता है, और जबकि रिफ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 90 माइनस i हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिविएशन एंगल 90 गिवन है, 180 माइनस 2i, इससे i की वैल्यू हमने निकाल ली 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 45 डिग्री होगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी रे क्या कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने खास कर ये इस तरह का क्वेश्चन चूज़ किया है, और इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है। बेटा जब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म के अंदर जो क्वेश्चन बोर्ड पॉसिबली पूछता है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ऐसे रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड आमतौर पे पूछता है। तो मेरे नज़र में ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। देखो बेटा पहले तो हमने प्रिज्म बना लिया है ना, ABC, ये आपका डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, और इधर का सॉल्यूशन का जो पार्ट है ये आंसर का पार्ट है बेटा, ये गिवन नहीं है ना, ये मैंने बनाया है। तो ये ध्यान रखिए, इधर वाला जो पार्ट है ये डायग्राम का पार्ट है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि ABC एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, राइट एंगल्ड एट C गिवन है। PQ एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA, है ना, इज रिफ्रैक्टेड इन अ प्रिज्म BAC मेड अप ऑफ मटेरियल गिवन है, क्या मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, रे का पूरा पाथ प्रिज्म के अंदर बनाना है, ठीक, एंड फ्रॉम विच फेस द रे विल इमर्ज, यानी कि रे प्रिज्म से जब बाहर आएगी तो कौन से फेस से आएगी, और उसका जस्टिफिकेशन देना है आंसर का। बात समझ में आ गई? यानी कि पहला काम तो करना है क्या, कि रे डायग्राम पूरा कंप्लीट करना है, और दूसरा काम करना है कि जस्टिफिकेशन देना है क्वेश्चन के अंदर कि रे किस फेस से बाहर आएगी और ऐसा क्यों होगा, अब वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, फेस BA को देखिए, ये एंगल जो दिख रहा है ना बेटा, सीधे सीधे देखो 90 डिग्री दिख रहा है ना ये वाला एंगल, इसका मतलब रे नॉर्मली आ रही है, और लिखा भी है कि रे इंसिडेंट है नॉर्मली। तो बेटा जब ये अंदर जाएगी तो बेटा ये भी नॉर्मली होगी ना, इसका मतलब ये सीधी चली गई, तो AB फेस से जब रे एंटर करेगी तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ठीक, लेकिन अब वो कहाँ पे हिट कर रही है, AC पे हिट कर रही है। अब ध्यान से देखिए बेटा, AC एक ऐसा फेस है जो कि परपेंडिकुलर फेस है, यानी कि C पे परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगर हम ये नॉर्मल बनाए तो ये देखो, ये हमारे पास जो डॉटेड वाला जो नॉर्मल हो गया, ये हमने बनाया है बेटा, ये डायग्राम हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रिकंस्ट्रक्शन है उसका। अब देखिए अगर इस पॉइंट की बात करें तो बेटा इस पॉइंट से दो काम हो सकता है, या तो रे बाहर आ सकती है या फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। ऐसा चेक करने के लिए हमें पहले क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल साइन IC, जिसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे IC, वो बराबर 1/a म्यू जी, क्योंकि प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है और रे कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर टू ग्लास आ रही है। लेकिन जब प्रिज्म के अंदर रे ग्लास से एयर में जाएगी तब वहां पे डेंसर टू रेयर जा रही है ना बेटा, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए चेक करना पड़ रहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल साइन IC बराबर 1/a म्यू जी गिवन है बेटा, कितना 1.5, जिसकी वैल्यू 0.667। अभी पीछे भी हमने 0.667 की वैल्यू लिखी थी कि IC की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 41.8 डिग्री। ये वो एंगल है जो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन में ये एंगल आपका क्या गिवन है बेटा, 60 डिग्री गिवन है ना, और ये एंगल आपका कितना होगा बेटा, 30 डिग्री गिवन होगा। अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 हुआ। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया ज्योमेट्री। और अगर ये 30 है और ये 90 है, तो बेटा ये एंगल देखो बेटा 60 डिग्री होगा। इसका मतलब रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल दिख रहा है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। यानी कि जो रे प्रिज्म के अंदर है वो इस फेस से के नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, जो कि लेस देन क्रिटिकल एंगल है। देखिए आई की वैल्यू IC से कम है, क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। इसीलिए रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। यही हमने कहा ना, हेंस रे विल नॉट सफर TIR एंड विल इमर्ज फ्रॉम फेस AC। तो ये फेस AC से बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी बेटा तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये नॉर्मल है तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखिए रे का यूजुअल पाथ हो गया ना, अगर मैं ऐसे डॉटेड बनाए तो ये रे का ओरिजिनल पाथ हो गया, इससे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। इसीलिए देखिए रे को इधर की तरफ हमने बेंड कराया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि प्रिज्म से रिलेटेड जब बोर्ड क्वेश्चन पूछता है तो आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है ना। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोस्ट लाइकली की बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वेक्स लेंस। ऐसा टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन बेटा बोर्ड बहुत फेवरेबल तरीके से पूछता है। मेरे ओवर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ देखी है कि ऐसे टेबल दे दिया गया है और उस टेबल का इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टेबलर फॉर्म में दे रखा है। अब डेटा क्या गिवन है, ये बेसिकली क्या है बेटा, एक तरह से देखा जाए कि प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है और थ्योरेटिकल नॉलेज है, इस दोनों को बेटा एक तरह से क्लब करके देखा गया है ना। तो द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज फॉर्म्ड बाई किसके द्वारा, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर गिवन है बेटा। ये ध्यान रखिए कन्वेक्स लेंस की पावर गिवन है तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे, +5 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन विच इज इनकरेक्ट गिविंग रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो बेटा है क्या, 6 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस गिवन है। हमको ये पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें से 1 वाला जो है कॉम्बिनेशन ये इनकरेक्ट है, 2 वाला इनकरेक्ट है कि 3 वाला है कि 4 वाला है कि 5 वाला है कि 6 वाला है। आइए इसको समझने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस से बेटा हम उसकी फोकल लेंथ को डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहली चीज गिवन कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5 डायोप्टर, इससे फोकल लेंथ निकाल ली 100/5 जो कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ठीक, अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 35 है, जो कि 2f से कम है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से कम है। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट 2f के अंदर होता है तो इमेज जो होती है वो 2f के बियॉन्ड बनती है, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 2f से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए 35 अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो 37 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ऐसे करके पता करेंगे। अब अगर ये चीज़ अगर आप बाकी सब में देखेंगे तो ये चीज़ें बाकी सब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये थर्ड ऑब्जर्वेशन में इनकरेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज द इमेज डिस्टेंस विच इज गिवन इज 37। ये क्वेश्चन ऐसा टैबुलर फॉर्म में देके आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके अंदर पूरा कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट
ठीक है, लग रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज की बात नहीं हो रही है बेटा, रियल इमेज की बात हो रही है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो रियल इमेज की बात कर रहा है। ठीक, ऐसे टैबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये मैंने देखा है कि बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन होता है। ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, है ना। और ये बेसिकली सिंपल तरीके से एक कन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में ये रहता है कि सर प्लेन मिरर तो हमारे पास सिलेबस में है नहीं, तो हम क्यों लगाएं। बेटा देखो, जब कभी कॉम्बिनेशन और लेंस का और प्लेन मिरर की बात होती है तो ये सब प्लेन मिरर की जो चीज़ें हैं ये आपने 9th-10th में भी पढ़ रखी हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी वाली चीज़ नहीं है कि इसके अंदर हायर लेवल में ये नहीं पूछ सकता कि एक प्लेन मिरर और एक लेंस का कॉम्बिनेशन आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए, ये चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर and point object is at a distance of 20 centimeter on the axis of this combination, has image coinciding with itself. What is the focal length of the lens? अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बेटा ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये क्वेश्चन में नहीं है। देखिए सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये डायग्राम डाला है, क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और ये जानना, इमेजिन करना कि बेटा क्या हो रहा है, उसका एक रफ डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप उतना क्लैरिटी से ये डायग्राम बनाएं, जैसे मैंने रे डायग्राम बनाया है पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए, और क्या कहते हैं जिसको अच्छे से स्केल वेल का बना के किया है। आप ज़रूरी नहीं कि ऐसा डायग्राम बनाएं, एक रफ स्केच भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है उसको रफ स्केच से बना सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेटा डायग्राम कैसा है, ये देखिए एक कन्वेक्स लेंस है और इसके साथ एक मिरर है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में, मैंने थोड़ा गैप रखा हुआ है ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना, कॉम्बिनेशन से, और उस कंडीशन में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इमेज हो रही है, बन रही है, यानी कि रे ऐसे जाएगी, लेंस से रिफ्रैक्ट करके मिरर पे गिरेगी, फिर मिरर से वापस ये रे रिट्रेस करके इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज फाइनली बन रही है। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है। तो अब देखिए एक एक वर्ड पे, एक एक शब्दों पे जो मैंने लिखा है बेटा उस पर ध्यान दीजिए। सिंस द इमेज इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, विच इज ओनली पॉसिबल इफ द रे रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। वो तभी पॉसिबल है जब रे अपने वापस अपने पाथ को क्या करे, रिट्रेस करे, और वो तब पॉसिबल है जब ये रे इस मिरर पे कैसे गिरे बेटा, नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली गिरेगी तो नॉर्मली वापस आएगी, है ना। तो ये रे अगर नॉर्मली गिरी तो नॉर्मली वापस आई, तो ये रे अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना। तो नॉर्मली तभी गिरेगी जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बेटा, लेंस के फोकस पे होगा, है ना बेटा। लेंस के फोकस पे होगा तभी ये रे निकलने के बाद, लेंस के पास होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ना, और जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो नॉर्मली गिरेगी किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। ठीक, इसीलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो इसलिए पूरा रीजन भी मैंने लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन एक्चुअली कोई न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। ये तभी समझ में आएगा जब ऐसा एक स्केच बना के आप समझेंगे। और ये रीज़न लिखा हुआ है पूरा कि विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द लेंस, हैंस u इज इक्वल टू f। तो फोकस क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई, जो कि निकालना है हमें। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, ये क्वेश्चन मुझे बेहद इंपॉर्टेंट लगता है बेटा, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड है।
है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस एरिया से क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। ए डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ध्यान रखिए, डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू R1 और R2 सेम है, ठीक। हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.55, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, ठीक। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला में बेटा आपको पता है 1/f बराबर N2/N1। ये ध्यान रखिए, ये बेटा हमेशा जो लेंस मेकर फॉर्मूला में होता है ये लेंस के मटेरियल का होता है और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो लेंस अगर ग्लास का बना है तो N2 की जगह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देंगे, लेकिन मीडियम अगर एयर नहीं है कोई और है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी मीडियम मेंशन नहीं है, तो जब बेटा मीडियम मेंशन नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो लेंस एयर में लिया है। ऐसे आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि पानी में रखा हुआ है जब तक वो मेंशन ना करे। तो यहाँ पे मीडियम मेंशन नहीं है, इसीलिए N1 की वैल्यू को हमने 1 रखा है, यानी कि वो एज्यूम किया गया है कि वो एयर में। तो N2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, N1 की वैल्यू 1, लेंस मेकर फॉर्मूला में N2/N1-1 ये वैल्यू डाल दी। अब चूंकि R1 और R2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन बेटा एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, कन्वेक्स लेंस में R1 प्लस साइन के साथ होता है और R2 माइनस साइन के साथ होता है। तो गलती से भी यहाँ पे -r मत लिख दीजिएगा, 1/r -1/r लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, पता चला सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ध्यान रखिए, R2 जब आप रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह -r लिखेंगे, तो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में R1 प्लस साइन के साथ होता है और R2 माइनस साइन के साथ होता है, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। फोकल लेंथ गिवन है बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे गिवन है, f की वैल्यू डाल दी हमने 20, है ना, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली जो कि 0.55 है, इंटू 2/r यानी कि 1/r प्लस 1/r 2/r, r की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा बेटा, 22 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला का बेटा इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन है, और जब कभी भी लेंस मेकर से क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जो कि आपको सॉल्व करता आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ का बेटा क्वेश्चन। बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, ये मेरे नज़र में बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ गिवन है कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर, प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बेटा कन्वेक्स और कनकेव दो तरह के लेंस लिए गए हैं, कॉन्टैक्ट में रखा गया है, ठीक। ध्यान रखिए कि कन्वेक्स की फोकल लेंथ जब हम बात करते हैं बेटा तो प्लस साइन के साथ होती है, और कनकेव की फोकल लेंथ माइनस साइन के साथ होगी। ये साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेटा ऑप्टिक्स में, और कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं बस, अगर आप साइन की गड़बड़ी कर देंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है नंबर पाना बेटा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ऑप्टिक्स में यही चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ किस साइन के साथ है। तो F1 प्लस और F2 माइनस साइन के साथ हो गई, और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की पावर जो हो गई वो ऐड होती है ना बेटा, पावर बराबर P1 प्लस P2 इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का सम, ठीक। पावर के फॉर्मूले में ध्यान रखिए, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर है तो बेटा 100 फोकल लेंथ करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में इसलिए 100/f करेंगे। अगर फोकल लेंथ मीटर में होती तो बेटा 1/f करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि पावर का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। तो 100/f1 25, 100/f2 -20 पुट कर दिया बेटा, ये आ गया +4, ये आ गया -5, तो 4 - 5 यानी कि -1 डायोप्टर। बेटा ये 10 नहीं है, ये डायोप्टर है ना, यूनिट हो गई किसकी, पावर की, तो D लिखते हैं डायोप्टर। तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट माइनस आ गया,
तो कॉम्बिनेशन की पावर बेटा नेगेटिव आ गई, यानी कि कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसा होगा, कनकेव की तरह होगा, तो डाइवर्जिंग बिहेवियर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, जिनका सॉल्यूशन का आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ये पार्ट नहीं करते हैं, तो बेटा आपके नंबर कट जाते हैं, है ना। क्योंकि जब बोर्ड की कॉपीज चेक होती हैं तो जब आप देखा जाता है कि क्वेश्चन में किस पार्ट के ऊपर बेटा क्या मार्क्स मिलेगा, है ना। हर एक पार्ट पे एक सर्टेन मार्क्स का लेवल डिफाइंड होता है ना। 2 पार्ट हैं तो बेटा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितना लेंदी है वो, उसके हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा ना करिएगा कि ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड पार्ट पूछ रहा है। पहला पार्ट तो डिटरमिन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कि हमने निकाल लिया। विल द सिस्टम बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन नेचर, वो हमको मेंशन करना ज़रूरी है। तो अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो इतने पार्ट का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मार्क्स का आंसर आपको मिलता है ये वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो बेटा ये कुछ रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा, जो मैंने आपको आज कराए हैं, जो मुझे लगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको करना ज़रूरी है, और वो मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आएँ, तभी आपको नंबर बेटा पूरे आ सकते हैं, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।